हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी इस वीडियो में कोई फालतू की मचमच बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जिन लोगों को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आइडिया है उनके लिए वीडियो 2-3 मिनट में खत्म करने जा रहा हूँ, और जिन्हें नहीं है उन्हें पूरी कहानी समझाऊंगा। पहले ये समझो कि इसके स्पेस टाइम स्लिट क्या होती है, यानी थॉमस यंग के द्वारा किए गए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आखिर स्पेस स्लिट क्या चीज थी, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि टाइम स्लिट क्या होती है। और जिन्हें यहाँ से आइडिया लग जाए वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्हें ज्ञान के सागर में गोते खाने हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी। तो जी अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ मैं ये मानकर बोल रहा हूँ कि आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आइडिया होगा। चिंता मत करो, जिन्हें आइडिया नहीं है उन्हें बाद में समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो चलो जी शुरू करते हैं। एक प्लेट लो, कागज की ले लो, गत्ते की ले लो, कुछ ना मिले प्लास्टिक की ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, उसमें एक छेद करो। ये हो गई सिंगल स्लिट। स्लिट का मतलब होता है छेद। 2 छेद कर दो और 2 छेद करती हो गई डबल स्लिट। लो जी एक्सपेरिमेंट का जुगाड़ तैयार। अब हमें चाहिए एक लाइट सोर्स, यानी एक बैटरी ले लो। बैटरी को जलाओ और अब लाइट को इन 2 छेदों से निकलने दो, और इन 2 छेदों से निकलती हुई लाइट जब एक दूसरे के साथ टकराएगी यानी इंटरफेयर करेगी तो वो बनाएगी स्क्रीन पर काली सफेद धारियां, जिसे कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन अब आता है सवाल कि काली सफेद धारियां ही क्यों बनी, चलिए पता करते हैं। तो देखिए जी, जब सेम फेज की वेव कंबाइन होती है तो हमें मिलती है सफेद धारी, और जब विपरीत फेज की वेव कंबाइन होती है तो हमें मिलती है डार्क धारी, और इन्हें कहा जाता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब आता है सवाल कि सेम फेज और डिफरेंट फेज की वेव कैसी होती हैं और कैसे कंबाइन होती हैं, चलिए जानते हैं। देखिए 2 वेव सेम फेज में तब होती हैं जब उनका ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से एक लाइन में आते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इस वेव का क्रस्ट जब इस वेव के क्रस्ट के साथ जुड़ेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों वेव सेम फेज में हैं, और इस टाइम अगर ये ऐड होंगी तो ये एक सफेद रंग की धारी बनाएंगी। और यहाँ पर जो गहरा हिस्सा है यानी कि जो ट्रफ है, अगर वो दूसरे ट्रफ के साथ जुड़ता है तो भी ये वेव सेम फेज में होंगी और तो भी ये सफेद धारी ही बनाएंगी। लेकिन अगर एक वेव का गहरा हिस्सा दूसरी वेव के ऊपर के हिस्से से जुड़ता है उस समय पर ये वेव आउट ऑफ फेज होंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और तब ये बनाएंगी काली धारी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम फेज की वेव कंबाइन होंगी तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब अपोजिट फेज की वेव कंबाइन होंगी तो इसको कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगी सफेद धारी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगी हमें काली धारी। और कमाल की बात यह है कि लाइट की रफ्तार अलग अलग मटेरियल में धीरे क्यों हो जाती है, इसके पीछे वेव का कंबाइन होने का नेचर ही है। हाँ जी, और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत पहले ही ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं स्पेस टाइम स्लिट के बारे में। देखिए अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट पर एक डबल स्लिट की प्लेट को रख दूं तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि इस स्लिट की जो लोकेशन होगी यही इसके स्पेस कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। और अगर मैं इसी ग्राफ में टाइम को भी जोड़ दूं यानी कि एक एक्सेस टाइम की बना दूं तो ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट में किया जा रहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब जानते हैं टाइम स्लिट के बारे में। तो देखिए टाइम स्लिट के लिए चाहिए हमें इंडियम टिन ऑक्साइड की प्लेट, और ये प्लेट बहुत खास है क्योंकि ये प्लेट रिफ्लेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मटेरियल दोनों की तरह काम कर सकती है, बस इसे सुटेबल कंडीशंस मिल जाएं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, मान लेते हैं लेजर से आ रही है, और ये इस प्लेट पर टकरा रही है, और टकराने के बाद अगर हम इस प्लेट को चेंज कर दें यानी कि एक बार रिफ्लेक्टिव और एक बार ट्रांसपेरेंट बना दें तो इसके द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट की जा रही है वो अलग अलग टाइम पर की जा रही है, और ये अलग अलग टाइम पर छोड़ी गई लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी। लेकिन जरा आप सोचिए कि 2 अलग अलग समय पर छोड़ी गई लाइट कैसे इंटरफेयर कर सकती है। एक लाइट पहले गई और दूसरी लाइट उसके पीछे गई, तो जो लाइट 2 अलग अलग समय पर छोड़ी गई है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट इतना खास है, इसीलिए इसको टाइम स्लिट कहा गया। और फिक्र मत करो, अगर समझ में नहीं आया है तो एंड तक जाते जाते बहुत अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत करो। और उन लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जिन्हें कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से ही पता था, और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन टाइम स्लिट को लेकर था वो मेरी इस स्टेटमेंट से दूर हो गया होगा। लेकिन जिनको जरा मरा भी आइडिया नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है वो चिंता ना करें, अब शुरू से बताऊंगा। देखो विज्ञान में लाइट का इतिहास बहुत पुराना है, इसीलिए हम ज्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, पर ओलाफ रोमर से शुरू कर लेते हैं। ओलाफ रोमर ये इतिहास का पहला इंसान था जिसने ये बताया कि लाइट की रफ्तार बिल्कुल फिक्स है, ये इनफाइनाइट नहीं है। और ये उन्होंने कैसे किया ये हम रिलेटिविटी सीरीज में जान चुके हैं। तो जी अब पहला काम निबट चुका था, वो था लाइट की रफ्तार का अंदाजा लगाना। यानी हमें ये तो पता लग गया था कि लाइट की एक रफ्तार है जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगला मकसद ये था कि हम ये पता लगाएं कि आखिर लाइट बनी किस चीज से है। अब अगर किसी चीज के पास रफ्तार है तो जाहिर सी बात है या तो वो चीज उस रफ्तार को वेव की फॉर्म में दिखाएगी या फिर किसी पार्टिकल के मूवमेंट की फॉर्म में दिखाएगी।
तो अब समस्या आ खड़ी हुई कि लाइट को हम किस कैटेगरी में डालें, वेव की कैटेगरी में या पार्टिकल की कैटेगरी में। तो इस काम की जिम्मेदारी उठाई दो वैज्ञानिकों ने। पहले थे फिजिक्स के चचा यानी के न्यूटन चचा और दूसरे थे क्रिश्चियन ह्यूजन। अब न्यूटन ने ये कहा कि लाइट बनी है रंग बिरंगे पार्टिकल से। अब अपनी बात को साबित करने के लिए उन्हें बताना था एक कारण। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि न्यूटन चचा के दिमाग में ये बात कैसे आई कि लाइट पार्टिकल है, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से सुनिएगा। इतिहास में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई हर एक्सप्लेनेशन के पीछे कॉमन सेंस और लॉजिक का सहारा लिया है। और कमाल की बात ये है कि आज के समय में ना तो हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते और ना ही लॉजिक का, इसीलिए चीजें समझ में नहीं आती हैं। आइए अब जानते हैं उस लॉजिक के बारे में जो न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल बोलने के पीछे दिया था। तो न्यूटन ने ये कहा, देखो भैया लाइट चलती है बिल्कुल सीधी दिशा में और वेव तो सीधे चलते ही नहीं, और क्योंकि वेव सीधे नहीं चलते तो लाइट वेव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी मटक मटक कर नहीं चल रही। इसके बाद न्यूटन ने एक प्रिज्म में से सफेद रोशनी को निकालकर उसको 7 रंग में तोड़ दिया और दूसरे प्रिज्म की सहायता से उसे वापस जोड़ दिया। और उसके बाद ये कहा कि ये सफेद रोशनी छोटे छोटे रंगों के पार्टिकल से मिलकर बनी है जो एक साथ जुड़ने पर सफेद हो जाती है। और दूसरे कारण के रूप में न्यूटन ने ये कहा कि ज्योमेट्री का कोई भी नियम सिर्फ सीधी चीजों पर ही काम करता है, और क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज्योमेट्री के नियम ही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो लाइट पर काम कर रहे हैं तो लाइट सीधी ही चल रही होगी, और अगर लाइट सीधी चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो वेव का जैसा बिहेवियर तो नहीं दिखा रही होगी, क्योंकि वेव सीधे नहीं चलते बल्कि मटक मटक कर चलते हैं। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद दुनिया ने ये माना कि भाई साहब ये बात तो न्यूटन चचा ने कही है, तो इसका मतलब सही बोल रहे होंगे, और सब मान बैठे। अब बात करते हैं कि क्रिश्चियन ह्यूजन को ऐसा क्यों लगा कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। उनके दिमाग में यह ख्याल कहां से आया? अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैज्ञानिक लॉजिक के आधार पर चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर लाइट को वेव की तरह हमें डिफाइन करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो देना ही पड़ता। तो क्रिश्चियन ह्यूजन ने एक वैलिड लॉजिक दिया जो देखने और सुनने में बिल्कुल सही लग रहा था। आइए अब जानते हैं उस लॉजिक के बारे में। तो देखिए जी, क्रिश्चियन ह्यूजन का कहना था कि जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने पर एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में वेव चलने लगती है, लाइट भी ठीक उसी तरह से एक सिंगल सोर्स से अलग अलग दिशाओं में चलती है। इसके बाद ह्यूजन ने ये कहा कि जैसे पानी में वेव को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से रोशनी को भी चलने के लिए एक लुमिनोफेरस ईथर नाम के मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और इस आधार पर ह्यूजन ने ये कहा कि लाइट वेव की तरह मूव करती है और उसमें कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। और रही बात रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की, तो भैया वेव टकराने पर रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, क्योंकि हर वेव का वेव फ्रंट एक छोटी और नई वेव को जन्म देता है। अब ये सारी बातें बिल्कुल काफी थी कि हम लाइट को एक वेव मान लें, लेकिन क्योंकि न्यूटन ग्रेविटी को डिफाइन कर चुके थे और उनका कद वैज्ञानिकों की सोसाइटी में इतना बड़ा हो गया था कि उनकी बात को टालने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने न्यूटन की बातों को सही माना। वो तो बाद में थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि भाई साहब क्रिश्चियन ह्यूजन बिल्कुल ठीक थे और न्यूटन चाचा यहाँ पर गलती कर बैठे। इसके बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि फिजिक्स के फूफा, उन्होंने ये कहा कि भैया लाइट जो है वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल की तरह भी काम करती है, यानी लाइट के पास डुअल नेचर है, तो ज्यादा हाय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, लाइट का डुअल नेचर एक्सेप्ट कर लो। अब आता है सवाल कि आखिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये कैसे पता चला कि लाइट के पास डुअल नेचर है, यानी उन्होंने कौन सा लॉजिक दिया? तो भैया बात बड़ी सीधी सी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। चलो उनके द्वारा बनाए गए जुगाड़ का मोटा मोटा आइडिया ले लो। तो देखिए, ये है एमीटर, ये है कलेक्टर, ये है अपना लाइट सोर्स, ये लगाई हमने बैटरी और ये रहा हमारा तार। अब जैसे ही लाइट सोर्स से लाइट एमीटर प्लेट पर पड़ेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर यानी कि एक्साइट होकर कलेक्टर प्लेट की तरफ चले जाएंगे और ये सारा जुगाड़ हमने वैक्यूम ट्यूब के अंदर लगाया है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ पर लगे एमीटर में करंट की वैल्यू हमें साफ साफ पता चल जाएगी। देखिए यहाँ से एक बात तो साबित हो गई कि लाइट ने इस जुगाड़ के साथ कोई ना कोई नोटी हरकत तो जरूर करी है, नहीं तो ये करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर इस नोटी हरकत को हम एक वेव के नजर से डिफाइन करें तो उसका क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही काम किया था। तो अगर हम ये मान लें कि लाइट एक वेव है तो जितनी ज्यादा तेज रोशनी होती उतना ही ज्यादा करंट एमीटर में फ्लो होता, यानी उतनी ही ज्यादा
रीडिंग एमीटर में हमें देखने को मिलती। अगर लाइट वेव होती तो वेव के द्वारा एमीटर प्लेट पर लगाया जा रहा प्रेशर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाता और एक बार सफिशिएंट एनर्जी आने के बाद इलेक्ट्रॉन तब कलेक्टर प्लेट की तरफ कूदता, एकदम नहीं कूदता। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरा कारण, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन की जाने की रफ्तार यानी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ जाने की रफ्तार तेज हो जानी चाहिए। लेकिन इन तीनों चीज में से एक भी चीज नहीं हो रही थी, बल्कि एमीटर में जो करंट दिखाया जा रहा था वो करंट डिपेंड कर रहा था लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, ना कि लाइट की इंटेंसिटी पर। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि लाइट एक वेव नहीं बल्कि पार्टिकल है। लेकिन थॉमस यंग के द्वारा किए गए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित हो चुकी थी कि लाइट तो एक वेव है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह साबित कर दिया कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो यहां से पहली बार दुनिया को एक टर्म मिली डुअलिटी की, यानी कि लाइट के पास एक डुअल नेचर है, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब जो भी मैं बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना। जरा ये सोचो कि इंटरफेरेंस क्या होता है। जब एक वेव दूसरे वेव से टकराती है तो उनके टकराव को इंटरफेयर करना कहते हैं। अब जरा ये सोचिए, क्या इंटरफेरेंस सिर्फ डबल स्लिट में ही होता है? क्या सिंगल स्लिट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता? बिल्कुल गलत, सिंगल स्लिट में भी इंटरफेरेंस होता है। बस फर्क इतना है कि सिंगल स्लिट में एक ही वेव से निकलने वाले अलग अलग छोटे वेव फ्रंट एक नई वेव पैदा करते हैं, और ये नई वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, जो सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट और उसके बाद डल होता हुआ चला जाता है। जबकि डबल स्लिट इंटरफेरेंस में हमें दोनों छेदों से निकलने वाली वेव के बीच में होने वाले इंटरफेरेंस की वजह से कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब सिंगल स्लिट से जो पैटर्न हमें मिलता है उसमें सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट और फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस घटती चली जाती है। लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें ब्राइट और डार्क स्पॉट दोनों एक साथ मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, चाहे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए दो वेव चाहिए, क्योंकि बिना दो वेव के इंटरफेरेंस पैटर्न तो ना बनने वाला। लेकिन इस टाइम स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल वेव से इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है अगर पास्ट में छोड़ी गई लाइट के साथ फ्यूचर में छोड़ी गई लाइट इंटरफेयर कर जाए। हाँ जी, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट इतना खास है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने स्पेस कोऑर्डिनेट को एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मान लिया और अपनी लेजर को एक जगह फिक्स कर लिया, यानी कि उसके स्पेस कोऑर्डिनेट को बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब अगर मैंने एक टाइम पर यहां से लाइट छोड़ी और दूसरे टाइम पर यहां से लाइट छोड़ी, तो फ्यूचर में जब मैंने यहां पर लाइट छोड़ी, इसके द्वारा जो लाइट बीम छोड़ी गई और जो पास्ट में लाइट बीम छोड़ी गई, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने स्पेस में इन दोनों लेजर की, मतलब एक ही लेजर है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं करी है, इसके स्पेस कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करा है, लेकिन फिर भी भविष्य में छोड़ी गई लाइट पास्ट में छोड़ी गई लाइट के साथ इंटरफेयर कर गई। अब क्योंकि फ्यूचर में छोड़ी गई लाइट पास्ट में छोड़ी गई लाइट के साथ इंटरफेयर कर गई, इसीलिए इसे टाइम स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा गया। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बिना वजह का हल्ला काट रखा है सबने इंटरनेट पर, और इसके बारे में जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो टाइम स्लिट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।